मैं हूँ अदनान हसीब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सेंस टेक्स। अक्सर जो है वो बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं मेरा टैक्स कट गया। ख़ासतौर पे प्रॉपर्टी जो सेल परचेज करते हैं, जो एनआरपीज होते हैं, या जो पाकिस्तान में सैलरीड इनकम है और वो कहते हैं टैक्स कट जाता है मेरा और मेरी सैलरी में भी टैक्स कटता है, तो इसको किस तरह से बचाया जाए। तो जी, ख़ास तौर पे जब वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो उसी टॉपिक पे मैंने आज एक ये लेक्चर बनाया है। कैपिटल गेन पे जो टैक्स आपका कट रहा होता है, वो किस तरह से उसको हम ट्रीट करते हैं। इसमें एक ओवरव्यू है आपको, ताकि कैलकुलेशन आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस पे मेरी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। ठीक है, और अगर वो ज़्यादा डिडक्ट हो गई है तो उसको हमने साल में एडजस्ट करना है, और अगर वो कम डिडक्ट हुई है तो हमने एक ड्यू चार्जेबल जो टैक्स चालान है वो जमा करवाना है गवर्नमेंट के ट्रेजरी में। अच्छा जी, कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है? अ गेन अराइज ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर अदर देन एग्जम्प्टेड टैक्स गेन। अच्छा, एग्जम्प्टेड एक अलग सिनेरियो है, वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम टॉपिक पे रहते हैं कि जी, अगर एक प्रॉपर्टी है जिसको इमूवेबल एसेट कहते हैं एफबीआर की लैंग्वेज में, अगर वो प्रॉपर्टी है और वो हम बेचते हैं, तो उस पे हमारा जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो क्या होती है? देखिए, कैपिटल गेन तीन तरह से जो इनकम आती है, या तीन तरह से जो हम एसेट सेल करते हैं, उसको कैपिटल गेन में कैपिटल गेन का स्लैब लगता है। नंबर वन सिक्योरिटीज का, नंबर टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज का, जो कि प्रॉपर्टी है, और लाइक लैंड और फ्लैट और कोई हाउस। ठीक है, और अदर कैपिटल एसेट इज इंक्लूडिंग अनलिस्टेड शेयर्स एंड स्पेसिफिक, जस्ट लाइक आप कुछ शेयर्स परचेज करते हैं, या फिर आपको शेयर के बदले में शेयर मिल जाता है, प्रॉफिट में मिल रहा होता है, तो ये भी कैपिटल गेन में इस पे टैक्स लगता है। तो इस पे भी अलग टैक्स लायबिलिटी होती है और सिक्योरिटीज पे भी होती है, बट ये एक ही स्लैब होता है, इस वजह से मैं इस पे अभी हम जो नंबर टू है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस पर डिस्कस करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये सेक्शन 37(2) और सेक्शन 37(3)(a) में मौजूद है कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, गेन इज इक्वल टू कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस आइडेंटिकल एक्सपेंस। अच्छा, कुछ एक्सपेंस हमें अलाउ होते हैं अगर हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उसके मद में हम कुछ एक्सपेंस करते हैं, तो वो हमें अलाउ होता है कि हम उसको कॉस्ट में इंक्लूड कर दें। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सी एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, कि एफबीआर इज empowered टू नोटिफाई द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये चीज़ें आपको पता होगी कि अक्सर हम जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तो एक्चुअल एक्चुअल में सेल या प्रॉपर्टी परचेज हम किसी और वैल्यू पे कर रहे होते हैं, और जो टैक्स डिडक्शन होता है, जो कि विथ होल्डिंग होती है 236 के की या 236 सी की, कि मेरा जो प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स कट गया, और वो टैक्स कटा है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की मद में, और हमने जो है वो एक्चुअल में 15 लाख रुपए में से परचेज किया। तो टैक्स जो डिडक्शन होती है वो एफबीआर की वैल्यू पे होती है, जो कि एफबीआर हर साल इशू करता है कि मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ वैल्यू क्या है। और ओवरऑल पाकिस्तान का लिस्ट मौजूद है, जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, एफबीआर की वेबसाइट पे मौजूद है कि कौन से इलाके की, कौन से ब्लॉक की, कौन से सेक्टर की, कौन से स्टेट की क्या वैल्यू है इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की। एफबीआर वैल्यू, एफबीआर उस वैल्यू पे टैक्स डिडक्ट करता है, ना कि वो ऊपर पे टैक्स डिडक्ट करता है, ना वो अंडर पे। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए, लेकिन आप उसको लॉस में बेच रहे हैं, 8 लाख रुपए में बेच रहे हैं, तो टैक्स आपका वही 10 लाख रुपए पे कटेगा। और अगर एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है एफबीआर के बुक्स में, लेकिन आप उसको 20 लाख रुपए में बेच रहे हैं, तो टैक्स फिर भी आपके 10 लाख रुपए पे ही विथ होल्ड होगा, जो कि आपने एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन सबमिट करके उसमें ड्यूएबल चालान जमा कराएंगे, या फिर रिबेट क्लेम करेंगे। अच्छा जी, कैपिटल गेन टैक्स का एक स्लैब है, ये आप अंडरस्टैंड कर लें कि जी 100% टैक्स उस वक्त अप्लाई होता है जब आप पहले साल बेच रहे हो। अगर आप पहले साल से ऊपर हो गया, मतलब 365 डेज से ऊपर, और 2 साल से कम
का पीरियड है उसमें आपने प्रॉपर्टी सेल किया तो 75% टैक्स लगेगा जो कैपिटल गेन पे है। यानी कि फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए है तो उसका उसकी जो अमाउंट है टैक्सेबल कैपिटल गेन तो वो 75% हो जाएगी, फिर वो 50% हो जाएगी उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। और इसी तरह से 3 इयर्स और 4 इयर्स, और अगर 4 इयर्स से ज्यादा है तो वो टैक्स एग्जम्प्टेड है। अच्छा जी, कैपिटल गेन अगर फॉर एग्जांपल अंडर 5 मिलियन है तो वो स्लैब जो लगेगा वो 2.5% का लगेगा। अगर अंडर 10 मिलियन है, बिटवीन अबव 5 मिलियन एंड बिटवीन लेस देन 10 मिलियन तो 5% का टैक्स लगेगा। इसी तरह से अगर वो बिटवीन 10 मिलियन टू 15 मिलियन की अमाउंट है जो आपने कैपिटल गेन किया है, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी बेची उस पर आपने 12 मिलियन कमाया है, तो जो उस पे टैक्स स्लैब अप्लाई होता है वो 7.5% का होता है। ठीक है जी। अच्छा, और अबव देन 15 मिलियन फिक्स है 10%, 10% का स्लैब चार्ज होगा। ओके जी। एडजस्टेबल टैक्स, इसमें दो चीजें होती हैं जी, 236C और 236K, जो कि आप अगर सेल करते हैं प्रॉपर्टी तो 236C का टैक्स कटता है, और अगर आप परचेज करते हैं तो 236K का टैक्स कटता है। अच्छा जी, इसमें रिलैक्सेशन है, कुछ क्लॉजेज मौजूद हैं एफबीआर में जिसमें हम सर्टेन कंडीशंस में ये विथ होल्डिंग टैक्स भी एग्जम्पशन करवा सकते हैं। और फिर कुछ और क्लॉजेज ऐसे हैं जिसमें आपका टैक्स जीरो हो जाता है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। तो ये भी हम अंडर द सिनेरियो मुख्तलिफ कंडीशंस होते हैं उस पे हम इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं एफबीआर। अच्छा, पेन पेपर ले लें जी, इसमें एक सिनेरियो मौजूद है। एक सिनेरियो डिस्कस किया है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं जो कि आपने एक्चुअल में परचेज की थी 32 लाख रुपीस की, राइट। और उसकी एफबीआर वैल्यू 14 लाख रुपीस थी, जिस पे आपका यकीनी तौर पे 1% टैक्स कटा होगा 14,000 रुपीस। लेकिन उसको आपने सेम ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, वो आगे आप देख लीजिएगा, हम फॉर एग्जांपल करते हैं कि जी सेल कर दिया हमने 42 लाख रुपीस में। अब इसको मैं सिनेरियो फर्स्ट ईयर का कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में हमने ही सेल कर दिया 42 लाख रुपीस की, तो हमने कैपिटल गेन किया है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपीस। अच्छा, अब इस तरफ आ जाइए जी, टैक्स चार्जेबल आपका कितना होता है 10 लाख रुपीस पे। तो 10 लाख रुपीस पे क्योंकि फर्स्ट लैब अंडर द 5 मिलियन अमाउंट है तो इस पे 2.5% टैक्स लगेगा। 2.5% की जो अमाउंट बनती है वो 25,000 रुपए की बनती है। 25,000 रुपए की टैक्स लाइबिलिटी बनी है, लेकिन आपने विथ होल्डिंग एडजस्ट करना है। विथ होल्डिंग क्या थी आपकी, 14,000 आपने परचेज करते हुए टैक्स दिया था जो कि 236K का था, और 14,000 रुपीज अब आपने सेल किया सेम ईयर तो वो फिर दोबारा 14,000 डिडक्ट हो गया विथ होल्डिंग, तो वो हो गए 28,000 रुपीज। तो अगर आप 25,000 में से 28,000 माइनस करते हैं तो इसका मकसद है कि 3,000 का रिफंड क्लेम कर सकते हैं आप, और आप पे कोई टैक्स चार्जेबल नहीं हो। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप उसको सेकेंड ईयर में सेल करते हैं तो क्योंकि 14,000 आपने दोबारा सेलिंग पे टैक्स दिया है, परचेजिंग पे पिछले साल हो गया था, अब वो उसको इस साल में तो आप क्लेम नहीं कर सकते, उसको किसी और चीजों में आप लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर एडजस्ट कर सकते थे। इस साल आपने का जो टैक्स कैलकुलेट होगा क्योंकि आप एट द टाइम ऑफ सेल वो है 14,000 रुपीज, तो आपका जो टैक्स चार्जेबल बन रहा है वो 18,750 रुपीज का है, लेकिन जिसमें से 14,000 ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। तो सेकंड ईयर में आपका सिर्फ 4,750 रुपए का चालान बनेगा। ये चालान आप बनाएं और ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा कराएं। अच्छा, उसी तरह से अगर आप तीसरे साल में इसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं और सेम आपने वही 1 मिलियन गेन किया है कैपिटल गेन, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका 14,000 डिडक्ट हो चुका है, टैक्स चार्जेबल आपका बन रहा था 12,500 रुपए का। तो ये आपका जो विथ होल्ड टैक्स रिफंडेबल बनता है वो 1,500 रुपए का बन रहा है। और इसी तरीके से अगर आप फोर्थ ईयर में सेल कर रहे हैं तो 6,250 रुपए आपकी जो है वो टैक्स विथ होल्डिंग होगी, टैक्स चार्जेबल होगा, सॉरी, टैक्स चार्जेबल आपका होगा 6,250 रुपये, और टैक्स विथ होल्डिंग वही 14,000 रुपीज होगी। तो इसमें भी आपका रिफंड क्लेम हो सकता है 7,750 रुपये का। ठीक है जी। तो इसमें अब आप ये देखें, अंदाजा करें कि अगर हम इसको प्रॉपर कैलकुलेट करें तो अक्सर क्या होता है कि मेरे क्लाइंट्स जो है वो मुख्तलिफ सिनेरियो से घूम के आते हैं जी, हमने
वो बस कट गया और हमने उसकी कैलकुलेशन नहीं देनी, या उसकी कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट शेयर करने या एक्चुअल डेटा शेयर करने से वो कतरा रहे होते हैं कि जी बस जो कट गया, अदरवाइज हम ज़्यादा नहीं शेयर करते। तो अगर आप एक्चुअल में उसकी कैलकुलेशन करें तो वो आपको बेनिफिटरी होता है। वो आपने जो आप टैक्स जमा कराया है माइट भी वो आपको वापस मिल जाए, या उसमें से कोई पोर्शन आपको वापस मिल जाए। तो एडवाइस मैं अपने क्लाइंट्स को ज़रूर करता हूँ, और मैं मेरी ये रेगुलर प्रैक्टिस भी है कि एक्चुअल जो है वो आप इसकी कैलकुलेशन करें। तो आज का ये टॉपिक था। अगर आपको इस सिलसिले में कोई भी रहनुमाई चाहिए तो यहाँ पर मेरा कांटेक्ट नंबर मौजूद है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे अगर आप प्रॉपर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।